हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाइकास। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे हैं जून मंथ में जितने भी पेपर हुए हैं DEED+B द्वारा। हम लोगों ने अब तक क्या क्या कर लिया। 10 जून 2024 को जो पेपर हुआ था वो हम लोग कर चुके हैं। 11 का कर लिया, 12 का कर लिया। इसके बाद सीधा हम चलेगा 22 जून का पेपर करने के लिए। 22 जून का कर लिया। 21 को कोई पेपर नहीं हुआ था, 20 जून को पेपर हुआ था, 20 जून का कर लिया हम लोगों ने। 19 का भी कर लिया और आज जो बात कर रहे हैं 18 जून की कर रहे हैं। अगर किसी को सीक्वेंस से देखना है कौन कौन से कर लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी, मैंने सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट बना दी है। 2024 जून मंथ में जो पेपर हुआ है तो उसके नाम से प्लेलिस्ट है। जून 2024 की प्लेलिस्ट जो हैगी। फरवरी 2024 फरवरी मार्च में जो एग्जाम हुए थे असिस्टेंट ग्रेड 3 के, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी अलग प्लेलिस्ट हैगी। ठीक है, तो वो लोग वो चीज़ भी आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको 2023 के पेपर करने हैं तो उसमें भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2022 के पेपर करने हैं TGT PGT के, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको और पेपर देखने हैं इस चैनल पर तो आप कोशिश करना कि प्लेलिस्ट से करेंगे या फिर देखेंगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें मिलेंगी। बात क्लियर है? ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया आप लोगों को या नहीं बताया अभी? हाँ, PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, PDF ले लो। हिंदी की अलग PDF होगी, इंग्लिश की अलग PDF होगी। बाकी जो पेपर मैं यहाँ करा रहा हूँ डिट्टो आपको वही एज इट इज़ मिलेगा, सीक्वेंस में भी कोई बदलाव नहीं मिलने वाला। तो आपको PDF चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। जितनी भी PDF अपने पास आती हैं DEED+ से रिलेटेड सारी की सारी वहाँ शेयर हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आप लोगों के लिए ज़रूरी थी वो मैंने बता दी है। बाद बाकी और भी कोई आप लोगों का सजेशन या क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूर्ण रूप से खुला हुआ है। तो इतनी बात क्लियर हो गई और ऑल गुड है, तो हम आगे चलें क्या? सब कुछ ठीक है ना? चलिए, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है? 2000 रुपये। यदि 2000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितने का? 50 रुपये दे रखा है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हमसे रेट पूछी है इसने। तो एक चीज़ बताना आप लोग, मैंने आप लोगों को शायद पहले एक चीज़ बताई है। क्या बताया है? मैंने कहा अगर हमें डिफरेंस दे रखा है, जैसे हमें डिफरेंस दे रखा है ना 50 रुपये का CI और SI में, और हमसे रेट पूछ रहा है, रेट पूछे या फिर प्रिंसिपल पूछे, तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, D = P ब्रैकेट में R%, परसेंट का नीचे आएगा 100 और पावर 2 कब है? जब टाइम 2 वर्ष है। ठीक है, टाइम अगर 3 वर्ष हो जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? 300 + R/100। ये किस कंडीशन में होगा? जब टाइम हमें कितना दे देगा? टाइम हमें मिल जाएगा कितना? 3 वर्ष मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं हम। और फिलहाल हमसे 2 वर्ष का पूछा है तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। चलिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर D की वैल्यू हमें कितनी है? 50 दे रखी है। P की वैल्यू हमें जो दे रखी है क्वेश्चन में 20,000 दे रखी है। प्रिंसिपल 20,000 है, 20,000 ही है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मल्टीप्लाई में R² बटे में, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 का 2 0 और लग जाएंगे। 100 का स्क्वायर कर दिया ना हमने, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट कर दें क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको काटेंगे तो ये आ गया 25 और इधर क्या बचा है हमारे पास? तो R² = 25, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आ गई, R की वैल्यू किसका स्क्वायर है? 25, 5 का ही तो हैगा। 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि अंडर रूट में है ना। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बहुत अच्छा फॉर्मूला हैगा। किसके लिए? आपसे डिफरेंस दे रखा हो, प्रिंसिपल पूछा हो, प्रिंसिपल निकल जाएगा, रेट पूछा हो तो रेट निकल जाएगा। रेट विल भी कितना? 5%। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ग्राफ पर आधारित आ गया। नीचे दिए गए ग्राफ लगातार 2 वर्ष 2018 और 2019 के दौरान एक कंपनी 6 स्टोरों के केक की बिक्री 00 दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में A1, A3 और A5 का औसत बिक्री कितना है और 2018 में A2, A4 और A6 की औसत बिक्री कितनी है? इसका एवरेज पूछा गया है। और एवरेज का क्या पूछा है आपसे? एवरेज बिक्री का प्रतिशत पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि 2018 में जो हुई है वो 2019 के कंपेयर में कितने % है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 2019 में। अब देखो 2019 में आपको दिख रहा है कौन सा कलर है, येलो कलर है 2019 का। तो 2019 का A1 की वैल्यू जो दे रखी है 96 हैगी, A3 की 75 और A5 की हो गई इतनी। इसका औसत निकालना है तो इन सबको जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास ये जुड़ के आएगा 216/3, क्योंकि औसत ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में सबसे पहले तो ये देख लो कि कौन सा A2 A4 A2, तो यहाँ पर करना है A2 A4 A2 और A4 और A6 का कितना हैगा, A6 का और देख लो। तो A2 की बात करेंगे तो A2 का देखो 2018 का कौन सा है आपका, तो ये है ब्लू 51 A2 का। और A4 की बात करेंगे तो A4 की वैल्यू आ रही है 69 और A6 की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी 15। बात क्लियर है। अब इसको जोड़ लेते हैं जल्दी से, कितना हो रहा है, तो ये रहा 7 7 5 कितना होता है 7 5 12 का 2, कुछ गलत कर दिया ना, 10 5 15 होगा ना यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 6 5 11 11 और 1 12 12 और 1 13, तो 135/3। तो यहाँ से इसको काटा तो ये आ गया 3 7 21 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। बात क्लियर है। तो हमने ये दोनों की एवरेज निकाल ली। उसने कहा है कि A1 मतलब कि 2018 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 72 बटे कितना 45 गुणा में कितना 100, 9 पंजे 45 9 अट्ठे 72, 5 से काटा 20, तो ये आ गया हमारे पास कितना 160%। कितना होगा आंसर 160%। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, देखो जैसे यहाँ 3 संख्या थी, यहाँ भी 3 संख्या थी, आपको एवरेज निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आप 3 से भाग नहीं करते, यहाँ 3 से भाग नहीं करते, सीधा क्या रखते हैं 216 बटे में कितना 135, तो भी बात बन जाती, क्योंकि एवरेज इसका भी 3 है इसका भी 3 है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 3 3 से दोनों को काटोगे। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते, तो ऐसे भी करेंगे तो भी कैलकुलेट करके आप लोगों का कितना आएगा 160% ही आएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं 3 में क्या दिया गया। और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं आप लोगों को, अगर आपकी थोड़ी मैथ ठीक ठाक है ना, तो आप वीडियो को 2x पर देखो, और अगर आपको कम समझ आता है तो आप नॉर्मल स्पीड पर देखो, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्या कहा गया है। अच्छा, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है 15 / 15 तो 1 हो जाएगा, और 28 का 15। अच्छा, ऑप्शन बहुत अलग दे रखे हैं। वैसे मुझे ये क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत छोटे हैं। अगर 28 का 15 का मतलब गुणा होता है, अगर मैं 28 को ही 15 से गुणा कर दूंगा तो यही 420 बैठेगा, है ना। तो शायद ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। बाद बाकी आप लोग एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से तो ये नहीं लग रहा मुझे ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं आप सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया 4, अब पूछा गया है 6.4। और याद रखना DSB द्वारा हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन गलत मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वो नहीं करना कि नहीं क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे शायद ये क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी स्किप हुआ है ना आगे, शायद गलत ही लग रहा है। बाद बाकी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। खैर आ जाओ। तो देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या दिख रहा है हमें, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब ऐसा नहीं है कि तुम इसका क्यूब करो इसका क्यूब करो घटाने लग जाओ, तो उसमें तो लगेगा समय। हमें क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला लगाना है a का क्यूब माइनस b के क्यूब का। तो क्या होगा, a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये भी होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ए बी। बात क्लियर है। अब देखो a माइनस बी का मतलब है यहाँ पर हम 6.4 में से 5.4 घटाएंगे, तो देखो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ क्या 1। बात क्लियर है। अगर यहाँ पर अब ये तो ब्रैकेट में हो गया, मतलब कि मल्टीप्लाई होगी। अब a स्क्वायर की बात करें तो 64 का स्क्वायर कितना होता है 40 16, यहाँ लिख दिया हमने 40 96 होगा ना, 40 96 होगा। यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगी, क्योंकि एक अंक था ना, जब गुणा करेंगे तो भाई 6.4 की मल्टीप्लाई 6.4 से, तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, इसलिए वहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर मतलब कि 54 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, ये होता है 29 16, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। और प्लस ए बी की वैल्यू हमारे पास जो निकलने वाली है वो कितनी निकलेगी,
एक बार कर लेते हैं ना, a इंटू बी कर ही लेते हैं। 4 चौक 16 और 6 चौक 24 हो गया ना। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 और 1 25 हो गया। और ये हो रहा है कितना, 320। तो 6 5 34, तो 34 54 हो गया है ना, 34 54। बस अब हम इनको सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 104.68, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये थी बात क्वेश्चन नंबर 4 की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या दिया गया है, कह रहा है 2 संख्याएं 4 और 7 का अनुपात है, 4 और 7 का अनुपात है। देखो क्वेश्चन जो आसान होता है खुद से वीडियो को रोके करने की कोशिश करेंगे आप लोग। सबसे पहले यदि उनका महत्तम समापवर्तक 31 है तो संख्याओं का योग क्या है। देखो इनका एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ है इनका 1। ऐसा देखो हमने रेशो का एचसीएफ क्यों निकाला है, क्योंकि हमसे आगे एचसीएफ की चर्चा की है। अगर हमसे आगे एलसीएम की चर्चा करता तो हम इनका एलसीएम निकालते। अगर आगे हमसे मल्टीप्लाई की बात करता तो हम पीछे से मल्टीप्लाई करते। बात समझ पा रहे, जैसा आगे कहेगा क्वेश्चन में वैसा पीछे से लेके चलना है। एचसीएफ बोला तो हमने एचसीएफ ले लिया। उसने कहा कि 31 है तो 1 की वैल्यू 31 है। उसने कहा कि योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग। अब देखो ऐसे नहीं करना ये 31 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और उनको जोड़ेंगे, नहीं जी। डायरेक्ट देखो कि टोटल कितना बन रहा है 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 एकम 11 हो गया, 11 तिया 33, 33 और 1 34। तो ये आ गया हमारे पास 341 दोनों संख्याओं का योग। तो ये रही बात आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हुए। बात होगी 6 की। अब देखो 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, कह रहा है 3 अंकों की संख्या है जो 11 और a है। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि a का मान क्या होगा। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि आप ऑप्शन से देख लो। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ a की जगह 9, ऑप्शन में 9 दे रखा है ना, तो 119 17 7 119 होता है ना। हाँ शायद 17, मतलब कि 17 के पहाड़े में 119 आता है, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। उसने आपसे अभाज्य संख्या पूछी है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या या फिर मैं कहूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो किसी से नहीं कटते, एक तरह से या तो 1 से कटेंगे या सेल्फ खुद से कटेंगे, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो देखो 119 तो कट रहा है ना, 17 से 119 ही तो होता है शायद, है ना। हाँ यही होता है, तो ये तो कट रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिखते हैं a की जगह अगर हम 3 लिखते हैं तो 113 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, ये हो गया। अगर और ऑप्शन देखना चाहते हो आप लोग तो देख लो कि 1 और 117, तो 13 निम्न 117 होता है, तो 13 के पहाड़े में 117 आता है। उसके बाद अगर यहाँ इसके a के बदले अगर मैं 6 लिखता तो 6, तो ये तो देखो 2 से वैसे ही कट रहा था, तो कहानी यहाँ पर भी नहीं बनती। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा 113 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है आपको, 15,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो प्रतिवर्ष 20% ब्याज पर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो प्रिंसिपल आपको दे दिया कितना, प्रिंसिपल की बात करें तो आपको दिया है 15,000 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया 20% और टाइम कितना दिया है आपको, टाइम की बात करें तो 1 वर्ष दिया है। तो देखो आपको क्वेश्चन में कहा है हाफ ईयरली, कभी भी सीआई के केस में आपको हाफ ईयरली कहता है, तो इसका मतलब याद रखना कि रेट को क्या करते हैं हम, रेट को 2 से भाग करते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि छमाही का मतलब या फिर हाफ ईयरली का मतलब होता है ब्याज को 2 भागों में देना है, मतलब कि हर 6 महीने में ब्याज देना है। तो इसका मतलब ब्याज जाएगा 2 बार, मतलब कि साल में 2 बार, इसलिए टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रहेगा, इसका मतलब ये हो गया कि एक बार 6 महीने में 10% और अगले वर्ष 6 महीने में 10%, टोटल 20% हो गया, इसलिए ऐसा हम करते हैं। बात क्लियर है। चलिए बाकी आप इसको तो रट के ही रखो, वैसे ये चीज़ तो रट के रखो, बाद बाकी समझने के लिए अगर ऐसे समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर कभी डिटेल में आपको बता दूंगा। ईयरली के केस में ऐसा है, अगर आपको दे देता क्वार्टरली तो आप क्या करते, 2 की जगह 4 हो जाता। क्वार्टरली का मतलब समझते हो ना, वो वाला क्वार्टर में समझने लगना। यहाँ क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, मतलब कि हर 4 महीने में
हर 4 महीने में क्यों, हर 3 महीने में पैसा देगा क्वार्टरली, मतलब कि 3 महीने बनेंगे ना हर 3 महीने में, तो इसलिए यहाँ को 4 से भाग करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात क्लियर है। चलिए, तो अभी यहाँ पर छमाही दे रखा है तो हम इससे ही काम चला लेते हैं। तो रेट हो गया, अब हमारे पास नया रेट जो बना 2 से भाग किया तो 10%, टाइम जो हो गया हमारे पास 2 वर्ष, टाइम को भाग मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलें फिर। चलिए, पूछा गया है आपसे। हाँ, अब इसको करने का तरीका समझो। इसको करने के 2 तरीके बताता हूँ मैं आपको। देखो, पहले आपको क्या करना है, 1500 का 10% निकालना है। 1500 का 10% आप लोग कहेंगे 1500 रुपये की, अब 1500 रुपये हो गया। मैंने 2 बार इसलिए रखा क्योंकि टाइम हमारे पास 2 वर्ष था। अब देखो, पहले वर्ष का CI और SI तो समान रहता है, दूसरे वर्ष से ब्याज लगता है, ठीक है। 1500 का 10% कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 150 रुपये। बात क्लियर है। अगर मैं CI की बात करूँगा तो मैं इन सबको जोड़ लूँगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3150 रुपये। ये हो गया हमारे पास CI। क्या हो गया, CI। देखो, मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट कराया है, एक और कॉन्सेप्ट है इसे करने का, दोनों कराऊंगा अभी तुम लोगों को, है ना। एक चीज़ देखना आप लोग कि ये जो भी होगा वो क्या होगा, SI होगा। थोड़ा सा समझ लो, यहाँ से आपको आगे करने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन और है, इसी पर बेस्ड हो जाएगा वो भी। ये SI होता है, ये डिफरेंस होता है। देखो, एक क्वेश्चन से एक तरीके से हम कितनी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ये SI कभी भी पूछे आपसे, डिफरेंस कभी भी पूछे, CI कभी भी पूछे, आप इस कॉन्सेप्ट को लगा के कुछ भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ से आपका CI निकल गया 3150, तो आंसर तो आपका आ गया 3150। देखो, दूसरा तरीका आप लोग ये भी जानते हैं वैसे, जैसे 1500 रुपये की राशि हो गई, ठीक है, 10% है, तो हम क्या करते हैं, 10% है ना, तो 10/100, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास ब्याज, और ये हो गया कितना, प्रिंसिपल। तो इसको ऊपर वाले को जोड़ देते हैं और कितना हो गया, 11/10। तो ये ऊपर वाला अमाउंट बन गया, क्या बन गया, अमाउंट बन गया। और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इससे। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए। 121 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 150 से, और जो भी आएगा उसमें से घटा देंगे। देखो, ये तो अमाउंट है ना, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो 3150 ही बचेगा। बात समझ पाए क्या। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं और मेरे हिसाब से आप दोनों तरीके याद रखोगे तो 90% CI के क्वेश्चन इन्हीं 2 से हो जाएंगे। बात क्लियर है। चलिए, ठीक है, अगर क्लियर है तो इसको हटाते हैं और आगे चलते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो देखो, 520 रुपये की सूची मूल्य वाला एक मोबाइल 15% की छूट पर उपलब्ध है। मोबाइल कवर है, मोबाइल कवर 15% की छूट पर उपलब्ध है। ऐसे 9 मोबाइल कवर का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले प्रिंट प्राइस 100 माना हमने। अगर वो सेल कर रहा है तो सेल करते समय कहता है कि जी 15% का डिस्काउंट दे दूँ, तो इसका मतलब 85% की दे दूँ आपको। साथ ही साथ उसने कहा कि इसका जो प्रिंट प्राइस है वो कितना है, तो आप लोग कहेंगे जी 520 है। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 520। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर रखा कितना, 100/520, 100 अब हमें 85% की वैल्यू निकालनी है, तो हमने मल्टीप्लाई 85 से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके, 52 की मल्टीप्लाई 85 से करनी है, 52 की मल्टीप्लाई 85 से करनी है अगर आपको, तो ये हो गया आपका कितना, 55 260, 260 ही होगा ना, 55 15 10, ठीक है, 260 लिखो ना इसको, 260, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 816, 416 है ना, 40 और 16, 416 ही होगा। 0 6 6 12 और ये हो गया 43 और 1 44, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 4420। मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास कितना, 4420। अब देखो 4420 एक का रेट निकल के आया है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ना। ये 0 से 0 भी तो कटेगा, 0 से 0 काट दो, तो इसका मतलब 442 आ गया। 442 एक का निकल के आया। हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 9 करेंगे, क्योंकि एक कवर की मूल्य 442 है। 9 कवर का मूल्य कितना होगा, 9 से मल्टीप्लाई करके, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 36 और 1 37, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना होता है, 36 और 3 39। तो हमारे पास आ गया 3978, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो फिर से कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग साझा कर सकते हैं, है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा और CI और SI का रेशो पूछा है, तो हम मान
मान लें कि पी की वैल्यू 100 है, मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे आलिया भट्ट की शादी हो गई, लेकिन आप उससे पहले मान सकते थे, बात समझ गए। चलिए, तो यहाँ हमने पी की वैल्यू मान ली 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें 20%, ठीक है। टाइम हम मान लेते हैं जैसे 2 वर्ष दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 100 का 20% निकाल देते हैं। 100 का 20% कितना होगा? 20। बात क्लियर है। चलिए, अब इसका भी 20%, अभी इससे पहले एक SI का क्वेश्चन आया था ना, उसमें हमने ऐसे ही किया था, 20-20 रख लेते हैं। 20-20 कैसे रखा? 100 का 20%। अरे 100 का 20% तो आप लोग निकाल लेते हो ना, क्या 100 × 20/100, सीधा 20% हो गया। तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। 20-20 2 बार रखा क्योंकि 2 वर्ष था। अब देखो, पहले वर्ष तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज समान रहता है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। जैसे कि आपका ब्याज बना 100 रुपये, तो आप क्या कहेंगे, उसे 100 रुपये ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में। जैसे 500 रुपये दिए थे और 100 रुपये ब्याज बन गया, तो 100 रुपये वो ऐड हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि ब्याज जो लगेगा वो 600 रुपये पे लगेगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वर्ष का SI समान रहेगा, दूसरे वर्ष में देखेंगे कितना 20%। अब 20 का 20% निकाल दो तो आप लोग कहेंगे जी 4 रुपये है। 20 का 20%, 20 का 20% निकाल रहे हैं तो आपका 4 रुपये आएगा। बात सही है, 4 रुपये। तो हमने वही 4 रुपये लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो बनता है वो क्या बनता है, CI होता है। CI कितना हो गया हमारे पास? 44 रुपये। ये जो होता है ये SI निकलता है हमारे पास। SI हो गया कितना? 40 रुपये। SI आ गया 40 रुपये। ये जो होता है ये डिफरेंस होता है SI CI का। क्या होता है? डिफरेंस होता है। हमसे हमसे पूछा है जो है CI और SI का रेशो पूछा है। तो CI की अगर वैल्यू अगर हम कहें 44 है और SI की वैल्यू अगर हम कहें तो 40 है। बात सही है। इसको काट लें, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो यहाँ पर जो रेशो बनेगा अपना क्या बनेगा? 11:10 बनेगा। तो बताओ आप लोगों को इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बात ठीक है। तो फिर चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। खुद से ट्राई भी कर सकते हैं आप लोग। एक टैंक में 2 रसायनों यूरिया और अमोनिया का मिश्रण 11:7 दे रखा है। देखो, यूरिया और अमोनिया का अनुपात जो दे रखा है 11:7 दे रखा है। 9 किलोग्राम मिश्रण निकाला जाता है और अमोनिया के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो अनुपात जो है आपका 55:53 हो जाता है। बात क्लियर है? चलिए, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अनुपात जो है इसको बराबर कर लेते हैं। ये 18 हो गया, ये 108 हो गया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मिक्सचर है, क्या है हमारे पास? मिक्सचर है, दिख रहा है ना यहाँ तक, क्वेश्चन के नीचे ना आपको। देखो जैसे मैंने कहा मिक्सचर है 20 लीटर का। कितने लीटर का? 20 लीटर का। इसमें मिल्क है और इसमें वाटर है, मिल्क प्लस वाटर है। इसमें से आपने 2 लीटर मिल्क निकाल लिया, 2 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 2 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और उसके बदले 2 लीटर मिल्क मिला दिया, मिल्क इसमें डाल दिया। तो एक चीज़ बताना कि रेशो में कोई बदलाव पड़ेगा क्या? मेरा मतलब है कि टोटल में कोई बदलाव नहीं पड़ेगा। रेशो नहीं, सॉरी, टोटल में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे 20 लीटर था, 20 में से 2 लीटर निकला तो हमारे पास 18 लीटर बचा। बात समझ गए ना? और 2 लीटर हमने डाल दिया, फिर से 20 लीटर हो गया। बात क्लियर है? तो इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं पड़ता। जितना मिश्रण निकालते हैं उतना ही हमने मिल्क मिला दिया तो उसमें कोई बदलाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बदलाव पड़ गया तो इसका मतलब हमें सेम करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 6 से हम पूरी इक्वेशन की कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 6 यहाँ भी करेंगे, मल्टीप्लाई 6 यहाँ भी करेंगे। तो ये हो गया 66, ये हो गया 6 7 42। बात क्लियर है? चलिए, तो देखो यूरिया पहले 66 था और यूरिया पे फिर कितना हो गया? 55 हो गया। देखो जब आप कोई क्वांटिटी निकालते हो ना, कोई क्वांटिटी निकालते हो तो रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे आप क्या कर रहे थे, मिल्क और वाटर तुम उबाल रहे थे, मिल्क और वाटर इसमें, या फिर हम एक काम करते हैं, मिल्क वाटर ना लेके हम शरबत बना लेते हैं। मान के चलो आप भंडारा कर रहे थे, उसके लिए आपने शरबत बना लिया। इसमें डाला आपने क्या? वाटर डाला, पानी डाला है और चीनी डाली है। पानी और चीनी डाल दो, लो पानी और शुगर, वाटर एंड शुगर डाल दिया आपने। एक चीज़ बताना, इसमें से ड्रम में से बाल्टी भर के हमने मिक्सचर निकाल दिया। मिक्सचर किसका निकलेगा? आप कहेंगे शरबत का। और हमने 20 लीटर पानी उसमें डाल दिया।
या फिर उतना ही एक बाल्टी इसमें पानी डाल दी। तो जब एक बाल्टी इसमें पानी हमने डाल दी तो देखो, अगर हमने यहाँ पर चीनी मिलाई थी 10 किलो, तो चीनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीनी तो पहले भी 10 किलो डाली थी और चीनी अब भी 10 किलो ही रहेगी। चीनी के अनुपात पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीनी जितनी पहले थी चीनी ही उतनी अब भी होगी। मेरा कहने का इतना मतलब था कि जब रेशो निकलता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब उसमें कुछ ऐड होता है, जब उसमें कुछ ऐड होता है तो रेशो पे इफेक्ट पड़ेगा। बात के लिए आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बदलाव हो गया, ये बदलाव हो गया कितने का, 11 का बदलाव हुआ है किस पे, 66 पे, जबकि यूरिया पे तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था। बदलाव किसके कारण हुआ, जो 9 लीटर अमोनिया मिला। बात समझ रहे हो, जो 9 लीटर अमोनिया मिला, ठीक है। तो 11/11 की वैल्यू कितनी हो गई, 9, 11 बदला है 66 पे। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, कभी भी जैसे अमोनिया डाल रहा है ना, तो आपको अपोजिट वाला लेना है, दूसरा वाला लेना है। दूसरा हम जैसे अमोनिया डाला था तो हम यूरिया का लेंगे, किसका लेंगे, यूरिया का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बाद बाकी और डिटेल में समझाने के लिए तो फिर तो भाई चैप्टर में ही समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम ठीक ठाक मिलेगा और चैप्टर में मैं तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूँ वहाँ इन चीज़ों को कि ऐसा क्यों हुआ है। फिलहाल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो अपोजिट है अपोजिट वाले को लेते हैं। अगर आपने अमोनिया मिलाया है तो आप यूरिया लेंगे, अगर यूरिया मिलाते हैं तो हम अमोनिया का लेते हैं। बात क्लियर है। तो यहाँ से 11 का प्रभाव पड़ा है किस पे, 9 लीटर मिलाने से। तो 11 6 66 हमने टोटल भी रख दिया साथ के साथ, जिससे कि हमें टोटल पता चल जाए कि टोटल मिश्रण कितना था। तो टोटल मिश्रण आ गया हमारे पास कितना था, 54। और हम देखें तो टोटल मिश्रण का रेशो कितना था, 11 और 7 का, तो ये आ गया हमारे पास 18। बात क्लियर है। 18 3 54, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हमसे पूछिए अमोनिया की, तो मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। और अमोनिया की कौन सी, पहले वाली, ठीक है। तो 7 21 लीटर अमोनिया निकल करके आ गया। तो मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ज़्यादा इस क्वेश्चन को डेप्थ में समझाने के लिए तो भाई फिर चैप्टर वाइज बहुत तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं वहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। फिलहाल आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अपोजिट वाला ले लेते हैं रेशो। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। बाद बाकी कमेंट वगैरह आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, D+B के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आप लोग कर रहे हैं PYQ तो आपको मिलेगा, हर दूसरी शिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, देखो 0.64, अब देखो 4 चल रहा है तो इसका मतलब 4 के ऊपर बार लगा लें क्या, ठीक है। करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। देखो 6 और यहाँ पॉइंट के बाद कितना है, 0.64 है ना। देखो यहाँ पर जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 आते हैं। 9 मतलब 9, ठीक है। कितनी संख्या के ऊपर बार है तो आप लोग कहेंगे कि सिर्फ 4 के ऊपर बार है। 4 के ऊपर बार है तो नीचे कितना आ गया, 9 आ गया। बिना बार वाली संख्या, मेरी बात को ध्यान से समझना, बिना बार वाली संख्या जो कि दशमलव से इधर है, दशमलव से राइट में है, ठीक है, उसके बदले 0 आता है। तो बिना बार वाली संख्या जो दशमलव से इधर है तो इसके बदले कितना आ गया, 0 आ गया। तो नीचे तो हमारे पास 90 बन गया। बात क्लियर है। अब ऊपर से बार हटाएंगे और बार वाली संख्या, जो बार वाली संख्या है वो इसमें से घटेगी। एक मिनट, सॉरी, बिना बार वाली घटेगी, है ना, बिना बार वाली घटेगी। तो बिना बार वाली संख्या कितनी थी, 6 थी, 6 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा, तो 4 तो ये चला गया, 58/90। तो इसको और काट लो तो ये हो गया 29/45, 29/45। तो 29/45 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये रही बात आपकी क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, देखो आसान सा ही है वैसे तो, 0.00 ही है ये, ठीक है। कितना दे रखा है आपको, 1728। ये आपसे क्या पूछा है, घनमूल। घनमूल का मतलब है कि इसके ऊपर क्यूब रूट चढ़ा हुआ है, दिख नहीं रहा लेकिन उसने बोला है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 0 आ जाएंगे, ये दशमलव हट गया, ठीक है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है ना। समझाने के लिए आपको ये हटानी पड़ रही है, बाकी ये डायरेक्ट कर लेते हैं आप लोग। खैर, अब देखो हम क्या निकालेंगे, हम क्यूब रूट निकालने हैं। तो ये जो है आपका कितना बन रहा है, नीचे बन रहा है आपका कितना, 10 लाख बन रहा है ना, 10 लाख।
और ऊपर जो बन रहा है 1728 हो गया। तो ये जो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है किसका, 12 का। 1728 अपने दिमाग में रखना कि 12 का क्यूब रूट 1728 होता है, 11 का 1331 होता है, ठीक है। कुछ क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। और नीचे किसका क्यूब रूट बन रहा है, ये 100 का बन रहा है। देखो 100 की मल्टीप्लाई हम अगर 3 बार करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो कितना बनेगा, यही बनेगा। आप समझ रहे हो। इसी प्रकार से 12 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास 1728 बनेगा। बात क्लियर है। तो नीचे आ गया हमारे पास कितना, 100। बस इसको अब तोड़ लेते हैं तो हमारे पास जो बटेगा, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंकों के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। मतलब कि 2 अंकों से पहले दशमलव होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.12 आपका आंसर होगा। तो ये रही बात आपकी क्वेश्चन नंबर 12 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं ज़रा कि क्या दिया गया है। हाँ 13। अब देखो 13 जैसे क्वेश्चन पहले हमने बहुत करा दिए। कह रहा है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। लास्ट क्लास में ही किया था शायद। तो देखो कैसे 1 2 3 4 डॉट 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 11 तक, 11 तक की प्राकृतिक संख्या का योग। देखो कभी भी आपसे ऐसा पूछता है, आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू में एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो बस यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहली 1 है, दूसरी लास्ट की 11 है, डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 11 ही तो हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पर लिख दें 12, ठीक है 12, इससे काटा 6, तो आगे आपके पास कितना 66 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या दिया गया है आप लोगों को। 14 में कहता है कि 40 संख्या, देखो 40 छात्रों के एक समूह में एक भाषा परीक्षण आयोजित किया गया था। 25 छात्रों का औसत स्कोर 80 है। 25 छात्रों का औसत स्कोर 80 है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पर हमें सम निकालना है, सम किसका, छात्रों का, तो हम क्या करते हैं, एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से कर देते हैं। एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से कर देते हैं तो सम निकल जाता है। 25 छात्र का 80 है, तो मैं 25 की मल्टीप्लाई 80 से कर दूँ, टोटल निकाल सकता हूँ। इतनी बात क्लियर है ना आप लोगों को। चलिए ठीक है। और आगे क्या कहता है, और बाकी कितने, 40 तो टोटल थे, 40 में से 25 आ गए। 40 में से अगर 25 यहाँ पर यूज़ हो गए तो आप कहेंगे जी 15 बचे। बात सही है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 15 का क्या पूछा है इसने, बाकी का स्कोर कितना है, बाकी का औसत स्कोर है इतना। बात क्लियर। एक तो तरीका ये हो गया, इससे मल्टीप्लाई और दोनों से को जोड़ के ऐसे कर लो। या फिर मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो जो एवरेज संख्याओं का होता है वही एवरेज उनके रेशो का होता है। जैसे अगर मैं कहूँ 5 तिया 15 और 5 25, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 400, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ गया हमारे पास 180, 6 तिया 18। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बना 580। संख्या कितनी हो गई, 5 और 3 8, 8 से इसको हमने भाग कर दिया। बात क्लियर है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और 4 पंजे 20 हो गया। इसको इससे काटेंगे 7 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, और 2 पंजे 5, 2 पंजे 10। तो 72.5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये रही बात आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, एक दुकानदार की बिक्री लगातार 5 महीने 6739 रुपये, 5789 रुपये, 6855 रुपये, 7230 रुपये, 4562 रुपये है। तो छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि औसत कितना आ जाए, 6000। अब देखो ये अब तक तो नहीं पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, अब पूछ लिया गया। अब मैं इसको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू थी लिख लिया हमने, कौन सी, 6739 5789, इन सबको जोड़ लिया। ये 5 महीने हैं, टोटल हमें 6 महीने दे रखा है, और छठे महीने का हमें नहीं पता, हमने x माना। ये बराबर हो रहा है किसके, कह रहा है कि 6000 के। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर है। चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। आप क्या करेंगे, देखो करने का तरीका आप लोगों को मेरे हिसाब से अगर आपने पढ़ा है तो एक तरीका ये भी है कि हमें दे रखा है 6000, तो 6000 से कंपेयर कर लें। तो देखो वो तरीका भी है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। ये बेसिक तरीका है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाते हैं। खैर चलिए,
तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसकी, इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद जो आएगा आपका 3175, 31,175 और प्लस एक्स भी है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, रुको रुको रुको। देखो इन सबको जोड़ लिया, हमें एवरेज निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे ना, तो ये 6 उधर चला जाएगा क्योंकि संख्याएं 6 थी ना। भाई एवरेज कैसे निकलता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी संख्या है उनका योग डिवाइड बाय कितनी संख्या है उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये 6 उधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 यहाँ से हट गया। अब क्या करेंगे, हम इसे प्लस कर लेंगे, प्लस करके कितना आएगा, 31,175 आएगा, 31,175 प्लस एक्स। ठीक है, बराबर है किसके, 36,000 के। तो अब इसमें से एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 36,000 और माइनस करना है 31,175। तो जब हम इसमें से घटा देंगे तो 48,25 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48,25 आप लोगों का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर बात करेंगे इसकी 16 की। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, कह रहा है कि 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1763 है और इसका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम भी 1763 ही होगा, बात खत्म। अब देखो इसके बारे में थोड़ा ना समझा देता हूँ, हो सकता है आपको पता हो और ये भी हो सकता है कि आपको ना पता हो। देखो 2 से अभाज्य संख्या देख लो, कोई भी को प्राइम नंबर देख लो। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि 5 और 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही हो, उसे को प्राइम कहेंगे, नहीं, दोनों में कोई एक, दोनों देखो को प्राइम का मतलब होता है जिनका एचसीएफ 1 हो, क्या हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, 5 और 7 दो संख्याएं। देखो अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे ना तो इनका एलसीएम इनका गुणनफल ही निकलेगा, इनका एलसीएम। तो याद रखना 2 को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है, और आपको को प्राइम नंबर का गुणनफल दे रखा है तो इसका मतलब एलसीएम वो खुद ही होगी। बात समझ रहे हो। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ, मैंने कहा कि 15 और मैंने कहा 17, ये को प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम इनका गुणनफल ही होगा। बात क्लियर है। और अगर आपको पहले गुणनफल दे रखा है तो इसका मतलब वही एलसीएम होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 16 की। और बात करेंगे, अरे क्या हो गया इसमें, बात होगी क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 देख लेते हैं हम। देखो नीचे दिया गया एक बार ग्राफ है जो 2016 से 2023 तक के पिछले 8 वर्षों में XYZ फर्म के राजस्व को दर्शाता है। राजस्व के सभी आंकड़े करोड़ों रुपए में दर्शाए गए हैं। ठीक है, किस वर्ष में फर्म के पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व का अधिकतम प्रतिशत है। ठीक है जी, चलिए तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से लेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 2023 देख लेते हैं, तो 2023 में 2022 की तुलना में कितना परसेंट बैठ रहा है, तो आप लोग कहेंगे 2023 की बात कर रहे हैं 2023 में। तो 2023 में अगर हम बात करें तो 240 था, 240 से 510 हो गया, 240 से 510 हो गया। तो कितना बढ़ा है ज़रा देख लो, तो 260 270 बढ़ा है, 270 बढ़ा है किस पर, 240 पर, इनटू में 100। बात क्लियर है। तो यहाँ से हमने इसको 0 से 0 काटा, 4 6 24, 4 से काटा 25, 3 दूरी 6, 3 निम 27, 25 निम 225 बटे 2। तो इसको काटेंगे तो 112.5 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं किसकी, 2023 की, तो 112.5 आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख लेते हैं हम यहाँ पर 112.5। बात क्लियर है, इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। अगर बात करें 2021 की, तो 2021 तो 2020 का देखो, 2020 का 250 है और 2021 का हैगा कितना 380। तो कितना बढ़ गया, 2021 की अगर हम बात करें तो 250 था, 250 से ये हो गया कितना 380 ना, 380। तो कितना बढ़ा है देख लो, 50 30 50 और 80 कितना बढ़ा है, 130 बढ़ा है ना, 130 बटे में 250, 0 से 0 इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, 100 तो 25 चौक 100, 13 चौक 52। तो कितना आ गया हमारे पास, 52% आ गया। तो यहाँ पर ये तो इससे कम ही है, हमें अधिकतम देखना है, तो यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 52% बढ़ा है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 2018 में। तो 2018 में कितना है, 2018 में आप लोग कहेंगे तो 120 था, 270 हो गया। 2018 में 120 था और 270 हो गया, 270 हो गया। तो यहाँ पर जो बढ़ा है ये आपका 80 80 70 150 बढ़ गया ना 120 पर, इनटू में 100। तो 0 से 0 काटी, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 है ना, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये हो गया, 2 से काटा 25, 25 पंजे 125, 125%। भाई यही सबसे ज़्यादा आया है। कौन सा, 2018 का, 2018 का 125% आया। 2000, अच्छा एक और रह गया है हमारे पास, देखो 2020 का, तुम वैसे निकाल के देख लेना, मैंने देख लिया है क्योंकि इसी का आएगा। 2018 का ही सबसे ज़्यादा आ रहा है 125%। चलो मैं निकाल ही देता हूँ एक बार आपकी तसल्ली के लिए। 2000 किसका, देखो इसका तो 125% आ गया, इसको तो लिख लें एक तरफ, है ना, ये आ गया 125%। अगर बात करें अगर हम 2020 की, तो 2020 में कितना परसेंट है, 2020 में बढ़ा है 190 से 250 हो गया। 2020 में 190 से 250 हो गया। तो इसका मतलब 60 बढ़ा है किस पर, 190 पर, इनटू में 0 से 0 काट दिया तो ये हो गया 600, 600/19। तो 19 तिया 57 है ना, और हमारे पास जो बचेगा 3, तो 19 से कम 19, मतलब कि लगभग 31%। तो आंसर कितना हो रहा है, सिर्फ 2018 125% आपका बढ़ा है। तो ये रही बात आपके पास किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 फिर से डायग्राम बेस्ड आ गया, ठीक है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है 18। देखो कितनी आसानी से होगा। टोटल नंबर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल नंबर है 800। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अच्छा नीचे दिए गए पाई चार्ट में 800 लोग के पसंदीदा पेय पदार्थ को दर्शाया गया है। चाय पसंद करने वाले और कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों की संख्या के बीच अंतर पूछा है। तो देखो चाय पीने वाले हैंगे 20%, कॉफ़ी पीने वाले हैं 15%। 15 और 20 का अंतर कितना है, 5%। तो 800 का सीधा 5% निकाल देंगे। 800 का 5% कितना होता है, 40। तो 40 का आंसर हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल ठीक, 40 आपका आंसर होगा। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जैसे क्वेश्चन मैंने पहले कई बार करा दिया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 4800 रुपये। इस पर डिस्काउंट दिया जाता है बिक्री पर 18% का। 18% का डिस्काउंट मतलब कि 100 में से ही माइनस करेंगे। 100 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 82%। परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ 2 0 आ जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो इसका मतलब 100 में से ही 20 घटा दो, इतना आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेना, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 3148.8। बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। कभी भी 2 लगातार छूट दे, 2 लगातार वृद्धि करे, तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए, तो ये रही बात। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 आप लोगों को दिख रहा होगा, आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।